राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के 2 दिवसीय दौरे पर है। पीएम मोदी ने बुधवार को त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने केरल के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव से पहले यहां नगर निगम कार्यालय में भाजपा और कांग्रेस आप कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। घटना उस वक्त हुई जब कांग्रेस के नगर निगम पार्षद जसबीर सिंह भट्टी महापौर पद से अपना नामांकन पत्र वापस लेने पहुंचे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को कोलकाता से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान को हरी झंडी दिखाई। हथियारबंद बदमाशों ने मणिपुर के मोरेह में सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। इसके परिणाम स्वरूप एक सीडीओ अधिकारी की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। 22 जनवरी को पवित्र शहर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होने वाला है। पूरा देश उत्सव से भरा हुआ है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा को भी सर्वोच्च स्तर पर रखा गया है। अधिकारी जनशक्ति और तकनीकी के मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन विरोधी सुविधाओं वाले ड्रोन और कैमरे में एआई शामिल है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करेगी। पार्टी नेताओं ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य के सभी मंत्री पिछले 1 साल में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार करने के अलावा लोगों के सामने भाजपा का असली चेहरा उजागर करने के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में 5 से 6 चक्कर लगाएंगे। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में उतारा भैंस का दूध। इसी सप्ताह से बाजार में कीमत 70 रुपए प्रति लीटर। भैरव मार्ग अंडरपास की एक लेन इस सप्ताह शुरू हो जाएगी। इससे मध्य और नई दिल्ली की ओर से दक्षिणी दिल्ली, यमुना पार, गाजियाबाद और नोएडा की ओर जाना आसान हो जाएगा। इसके लिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबा यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। कोहरे और शीतलहर के चलते यातायात प्रभावित हुआ है। राजधानी में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र डीआईडी न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में भारत के बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए 4000 करोड़ से अधिक की कई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृतकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमिका है। भारत जब समृद्ध था, जब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पोर्ट्स और बंदरगाह शहर थे। आज जब भारत फिर से वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तो हम फिर से अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोच्चि जैसे तटीय शहरों की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। हम सागरमाला परियोजना जैसी पहल के माध्यम से बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को बनाने और मजबूत करने और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमिका है। भारत जब समृद्ध था, जब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पोर्ट से, हमारे पोर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। हम यहाँ के पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथियों, आज यहाँ देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल,
इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। ये सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र के विकास को गति देंगी। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के निर्माण का ऐतिहासिक गौरव कोच्चि शिपयार्ड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिपयार्ड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, पोर्ट, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज के सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इससे पोर्ट्स में अधिक इन्वेस्टमेंट आया है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इंडियन सीफेयरर्स उससे जुड़े जो नियम थे उसमें किए गए रिफॉर्म्स की वजह से पिछले 10 साल में सीफेयरर्स की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका समझ रही है। G20 समिट के दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जी प्रस्ताव पर सहमति बनी, वो इसी भावना का प्रमाण है। ये कॉरिडोर विकसित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही में मैरीटाइम अमृत काल विजन भी लॉन्च किया गया है। विकसित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे सशक्त करेंगे, इसमें इस लक्ष्य का रोड मैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मैरीटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथियों, केरला में आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे मैरीटाइम सेक्टर में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। नया ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके बनने से यहां बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आ ही सकते हैं, साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश भेजते थे वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। साथियों, आज इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का भी लोकार्पण हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कोच्चि भारत का और भारत एशिया का एक बड़ा शिप रिपेयर सेंटर बनने वाला है। आज केंद्र सरकार सी फूड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे भविष्य में हमारे मछुआरे साथियों की आय भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसी कामना के साथ नए प्रोजेक्ट की मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने कहा कि आज पीएम मोदी की सहकार से समृद्धि की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित करके हम सहकारिता के 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सहकार से समृद्धि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बार लगता है कि कार्यालयों में सुचारू रूप से काम करने की व्यवस्था, कार्यालयों का कंप्यूटराइजेशन और उसके अंदर जितनी जरूरी है इतनी ह्यूमन रिसोर्स की उपस्थिति, इससे काम में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये थ्योरी से मत भिन्नता रखने वाला व्यक्ति हूं। मेरा मूलतः मानना है कि कार्यालय का एटमॉस्फेयर जो होता है, ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर होता है,
वो ही कार्य संस्कृति को संचालित करता है। आज सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 98 संशोधन के हिसाब से सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। समय के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाने में जो कई प्रकार के विसंगतियां भी आई थी, कई प्रकार के दूषण भी आए थे, वो विसंगतियों को दूर करने के लिए और दूषण को निरस्त करने के लिए कानून 2023 में हमने बनाकर एक मजबूत खाका पारदर्शी सहकारिता का बनाने का काम किया है। आरसीसीएस के पूरे कार्यालय का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और आज उत्तरायण के बाद, हमारे यहाँ माना जाता है उत्तरायण के बाद होने वाला काम जब सूर्यनारायण उत्तर दिशा में होते वो शुभ ही होता है। इस शुभ मुहूर्त में आज आरसीएस को नया कार्यालय भी मिल रहा है। तो एक प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गवर्नेंस को लेकर ये 2 साल में एक पूरा चक्र घूमकर आज हम नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। नया कानून है, नए रूल्स हैं, नई ऑफिस है और नई पारदर्शी व्यवस्था भी की है। और मैं मानता हूं कि 6 जुलाई 2021 से अब तक की ये जो यात्रा है उसमें बहुत कम समय में सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने ये काम किया है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मन से अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य बहुत स्पष्ट था कि देश का लगभग 110 साल पुराना, 125 साल पुराना सहकारिता का आंदोलन जो समय के साथ साथ क्षीण होता जाता, हमारे कानून भी कालबाह्य हो गए थे, इरेलीवेंट हो गए थे, हमारी व्यवस्था में भी कई प्रकार की खामियां भी खड़ी हो गई थी, जमाना हमसे बहुत आगे निकल चुका था। इंडिविजुअल तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अपने यहाँ कंप्यूटराइजेशन भी किया, मॉडर्नाइजेशन भी किया, मगर ऊपर से नीचे तक पूरे सहकारिता मंत्रालय का समय के साथ कदम मिलाना बाकी था। उसके कारण आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखने लगे तो सहकारिता आंदोलन जितनी तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता था। हाँ, कहने को आज मैं भी गिना सकता हूं, कई सारी सक्सेस स्टोरी, कई सारी सफलताएं हमारे पास उपलब्ध है, मगर एक कलेक्टिव इफेक्ट ग्रामीण अर्थतंत्र पर जो कोऑपरेटिव का पड़ना चाहिए था वो शायद नहीं। और जब आप लक्ष्य ही ऐसा रखते हैं जो सिद्ध हो जाए तो लक्ष्य सिद्धिता का ना आनंद रहता है न इसके परिणाम मिलते हैं। अब हमने तय किया है कि मोदी जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में सहकारिता का एक बड़ा शेयर सुनिश्चित कर हम सहकारिता को 21वीं सदी के अंदर प्रवेश करेंगे। खैर, अब सहकारिता मंत्रालय शुरू हो गया है। आज सीआरसीएस को नया कार्यालय मिला है, लगभग 1550 वर्ग मीटर का एक बहुत स्पेशियस कार्यालय जिसको 225 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और मैंने अभी विजय जी को कहा है कि कार्यालय से कुछ नहीं होता, जितनी कुर्सियां रखी है एक भी खाली न हो इसकी सुनिश्चितता कर लेना, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो नियामक होते हैं उनको नियमन तो करना है, मगर वो जब खुद ही अभाव में होते हैं तो नियमन अच्छे से नहीं होता है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ना हमारा उनको सेवा देने का लक्ष्य पूरा होता है, ना वॉचडॉग की भूमिका आप ढंग से निभा पाते हो। मैं आज जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी निर्देशक मंडल के सदस्य, चेयरमैन और एमडी यहाँ आए, सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से एडमिनिस्ट्रेशन का, कम्युनिकेशन का और ट्रांसपेरेंसी का कोई प्रॉब्लम आगे पर आपके लिए खड़ा नहीं होगा। हम सदैव तत्पर हैं। जनपद लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेशवासियों को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी। सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वह आज भी पूरे देश के लिए प्रेरक हैं और ये हम सभी को शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। पूरा देश आज गुरु महाराज के प्रकाशोत्सव के साथ जुड़कर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। आज पूरा देश दशमेश गुरु महाराज की प्रकाशोत्सव के साथ
जुड़ करके उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए एक नई प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। इस अवसर पर आप सबको और पूरे प्रदेश वासियों को मैं प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं, तो शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहादत की जो एक श्रृंखला धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उस कालखंड में की थी, उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया। याद करिए, चार पुत्र, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, चार पुत्र धर्म के लिए, देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। माता गुजरी इस शहादत की प्रत्यक्ष उदाहरण बनती है। और तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रेरक है, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर सिख के लिए। हम लोग इस बात को मानते हैं, खालसा पंथ की स्थापना ये मुगल साम्राज्य के अस्त का कारण बना। लेकिन इतिहास में ये देखने को बहुत कम मिलता है कि कई पीढ़ियां देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। और आज जब हम यहाँ पे गुरु महाराज की इस पावन प्रकाश उत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रेरणा हम सबको एक नई शक्ति प्रदान करता है। ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध समिति के द्वारा जो मांग 2019-20 में राज्य सरकार के सामने रखी गई थी और सन 2018-19 में गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो महान कीर्तन कार्यक्रम दरबार मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित हुआ था, इसके उपरांत कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी साहबजादा दिवस के आयोजन के कार्यक्रम 2020 से प्रारंभ हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों छोटे पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह की स्मृतियों को समर्पित करते हुए वीर बाल दिवस, साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया। और आज हम सब इस पर्व के साथ जब जुड़ते हैं तो भारत के कोटि नौजवानों के लिए वह एक नई प्रेरणा होती है। 7 साल और 9 साल की उम्र क्या होती है? क्या उम्र होती है जब साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होते हैं। इतनी मजबूत नींव है सिख पंथ की, और इस मजबूत पंथ पर जुड़ा हुआ जुझारूपन आज हम सब के अंदर देखा जा सकता है। सिख जहां कहीं भी रहता है, अपने परिश्रम के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। एक लंबी परंपरा है देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए, जिन्होंने हर समय अपने आप को तैयार किया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो एक दिव्य महापुरुष थे। उनका इस धराधाम पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए आगमन हुआ था और हमें जानना चाहिए कि इस महान परंपरा के बारे में गुरु महाराज हम सबको इशारा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है, सिख गुरुओं की 10 गुरुओं ने अलग अलग कालखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाकर के समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को एक नई दिशा दी। आज इस प्रकाश पर्व के अवसर पर जब आप सब यहाँ पर एकत्र होकर के गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनके सामने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक होकर के गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प ले रहे हैं, इस अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में अनेक ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारे मौजूद हैं। स्वयं हमारा लखनऊ, जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे, कुछ समय रुके थे, यह आशीर्वाद लखनऊ को भी प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हुआ है। इन स्मृतियों को बनाए रखना है, इसको और आधुनिक स्वरूप देना है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया मार्गदर्शन होगा। मैं इस बात के लिए लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत सक्रिय भाव के साथ ये लोग कार्य करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से आज के इस पावन पर्व पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए देश और समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। आप सबको मेरी लख लख बधाई। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आज कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन व उड़ीसा कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार की उपस्थिति में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। गिरिधर गमांग के साथ हेमा गमांग, संजय भोई और शिशिर गमांग भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने सभी को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस दौरान अजय माकन ने कहा कि हमें खुशी है कि आज कांग्रेस पार्टी के परिवार में गिरिधर गमांग, हेमा गमांग, संजय भोई और शिविर गमांग फिर से शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं का उड़ीसा के विकास में काफी योगदान रहा है। कांग्रेस में इनकी वापसी से पार्टी की विचारधारा को मजबूती और बल मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी का स्वागत किया। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस पार्टी के परिवार में वापस गिरधर गुमांग साहब, हेमा गुमांग जी, संजय भोई और शिशिर गुमांग सभी हमारे साथी वापस कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं। इन सभी नेताओं का उड़ीसा के विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है और कांग्रेस में वापस आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती मिलेगी, ना केवल उड़ीसा में बल्कि पूरे देश भर में। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं उसमें भी बल मिलेगा, क्योंकि सब लोग मिलकर के कांग्रेस में ये लोग शामिल हो रहे हैं ताकि जो न्याय दिलाने की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं उसको बल मिले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं और हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि इनके आने के बाद राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई देश के अंदर देश की जनता के हितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए, दलितों के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, जो न्याय की बात राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं उसको और बल मिलेगा। मैं इस उम्मीद के साथ फिर से इन सभी साथियों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि ये वापस कांग्रेस की विचारधारा की इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ में फिर से जुड़े। धन्यवाद और स्वागत बहुत बहुत। छत्तीसगढ़ के गुड़रदेही जिला बालोद में श्री रामचरितमानस वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज 174 करोड़ 93 लाख रुपए की अलग अलग 74 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। सीएम ने कहा कि 3100 रामचरितमानस वितरित करने का काम भी आज संपन्न हुआ। उन्होंने रामचरितमानस के वितरण के लिए मोहन मंडारी को बधाई दी। सीएम ने कहा कि ये उत्सव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश राममय है। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम विराजेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं और मंदिरों की साफ सफाई करें। गुंडरदेही की इस पावन भूमि में तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित रामचरितमानस वितरण के इस समारोह में आप सब लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के बाद आज के इस पहले आगमन में अभूतपूर्व स्वागत किया है। इसके लिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान सहित आप सबों के बहुत बहुत आभारी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस पावन कार्यक्रम में आप लोगों का भी मैं अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस जिले के 170 करोड़ विकास का काम जिसका भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं, इसके लिए मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय मोहन मंडावी जी जो 2002 से रामचरितमानस का वितरण प्रारंभ किए और आज
2024 में 51,000 आज 51,000 रामचरितमानस का वितरण का काम उनका पूरा हो रहा है। 48,000 पहले बांट चुके हैं। आज 3100 रामचरितमानस का वितरण समारोह यहाँ पर हो रहा है और आज उनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो रहा है। तो मैं उनको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और निश्चित रूप से 51,000 रामचरितमानस मतलब 51,000 परिवार में उन्होंने रामचरितमानस पहुंचाने का काम किया है। साथ ही मुझे जानकारी है कि रामचरितमानस के साथ हर घर में तुलसी चौरा हो, इसका भी प्रोत्साहन उनके तरफ से हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है और विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में तो और भी इस काम का महत्व बढ़ जाता है। निश्चित रूप से रामचरितमानस के वितरण से मांस, मदिरा, धर्मांतरण ये सब में रोक लगता है और ऐसा महान काम करने वाले मोहन मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये उत्सव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश राममय है। आप सबको मालूम है कि आने वाला 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराज रहे हैं और मकर संक्रांति से ही पूरा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहां हमारे हिंदू भाई हैं वो सब जगह राममय हो गया है। अलग अलग जगह से लोग खुशियां मना रहे हैं, भजन कीर्तन। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से आने वाला 22 जनवरी तक हम लोगों को सबको कहीं न कहीं मंदिरों में साफ सफाई का काम भी करना है। तो मैं आप लोगों से आग्रह भी करना चाहूंगा कि हम सब लोग आने वाले 22 तारीख तक कहीं न कहीं रोज किसी न किसी मंदिर में अपने आसपास के मंदिरों में सफाई का काम करें। और हम लोग का सौभाग्य है कि ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का जन्म स्थली है। आज छत्तीसगढ़ वालों को ज्यादा खुशी है। आज आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ से 3000 टन सुगंधित चावल यहाँ से भेजे हैं। छत्तीसगढ़ का सुगंधित चावल जिसका भोग वहाँ पर अयोध्या में लगेगा। यहाँ पर ट्रक कितना टन यहाँ पर सब्जी यहाँ से भेज रहे हैं और भी कई चीज यहाँ से भेज रहे हैं। यहाँ से हमारे सैकड़ों डॉक्टर अयोध्या गए हुए हैं वहाँ पर लोगों का सेवा करने, उनका इलाज करने। तो इतनी खुशी छत्तीसगढ़ में इस समय में है। और हमारी सरकार को बने हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार मोदी की गारंटी, जो हमारी पार्टी का संकल्प पत्र है, जो छत्तीसगढ़ के 2.5-3 करोड़ जनता से हमारी पार्टी ने वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ये काम करेंगे। और मुख्यमंत्री के नाते बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है और गौरवान्वित भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव कैंपेनिंग के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम आवास का स्वीकृति देने का काम करेगा। और 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का हम लोग निर्णय ले लिए हैं। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। अभी समर्थन मूल्य किसानों के खाते में जा रहा है, लेकिन अंतर की जो राशि है वो एक मुश्त किसानों को हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। आज जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपया साल में उनके खाता में बहुत जल्दी जाने वाला है। हमारे पास इसकी व्यवस्था है। अनुपूरक बजट पास करके महतारी बंधन योजना के लिए भी राशि की व्यवस्था कर लिए हैं। बहुत जल्दी उनके खातों में राशि भी जाने वाला है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।